आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के लिए लिए गए हैं, जो कि एग्जाम फेवर से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? नाखून तो हो नहीं सकती, नाखून हड्डी नहीं होती। तो सबसे छोटी हड्डी होगी हमारी स्टेपेज। सबसे छोटी हड्डी होगी स्टेपेज। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। पहली होती है इनकस, स्टेपेज और मेलस। इसमें सबसे छोटी हड्डी है स्टेपेज। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? नाखून बने होते हैं केराटीन के। केराटीन के अलावा इसमें कुछ कैल्शियम भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है केराटीन, जो कि हमें आंतरिक सहारा प्रदान करता है। हमारे शरीर के बाल भी किस प्रोटीन के होते हैं? केराटीन के होते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमोग्लोबिन में होता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑप्शन है अपने लोहा, तांबा, जस्ता और मैग्नीज। तो हेमोग्लोबिन में होता है अपना लोहा होता है। लोहा मतलब आयरन होता है इसमें, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हेमोग्लोबिन का एक और काम होता है, हेमोग्लोबिन क्या करता है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का संचरण करता है। हेमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का संचरण करता है। उसमें इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है? आयरन। आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है सब्जियों में, पालक में। आयरन कहाँ मिलता है? पालक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.8 सेकेंड और 1.5 सेकेंड। तो पूरे 1 मिनट में धड़कने के लिए लगता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 1 सेकेंड में एक बार तो धड़केगा ही नहीं, ये तो गलत है। 2 सेकेंड में एक बार भी नहीं धड़क सकता, तो फिर धड़केगा कब? 0.8 सेकेंड में एक बार। सही आंसर कौन सा है? 0.8 सेकेंड में एक बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय सब जानते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, हरे शैवाल और कवक। विषाणु से रस्ट नहीं होता है। रस्ट में क्या होता है? जो पत्ती होती है, पत्ती पे लाल लाल स्पॉट आ जाते हैं। पत्ती पे लाल स्पॉट आ जाते हैं, जो कि जंग के जैसे दिखते हैं। जो लोहे में जो जंग लगती है ना, उसको भी रस्ट बोलते हैं। तो जंग जैसे स्पॉट आ जाते हैं, जो कि आते हैं हरे शैवाल से। किससे आते हैं? हरे शैवाल से। अपने ऑप्शन में है एक विषाणु। विषाणु जो रोग फैलाता है, वो फैलाता है बहुत स्पीडली। मतलब विषाणु जो रोग फैलाएगा वो बहुत ज्यादा तेजी से रोग फैलाएगा। लेकिन चाय में कोई ऐसा इंपोर्टेंट रोग नहीं फैलाता है। विषाणु फैलाता है मोजेक, जो कि सोयाबीन में होता है। फिर इसके अलावा लीफ कर्ल भी फैलाएगा। लीफ कर्ल मतलब जिसमें पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। पत्तियां सिकुड़ती हैं मिर्च में। दूसरा है जीवाणु। बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाता है, बैक्टीरिया ज्यादातर बीमारी फैलाता है धान्य फसलों, और सारी फसलों में ही फैलाता है, लेकिन धान्य फसलों में इंपोर्टेंट जो हमें जरूरी है। तो धान्य फसलों में किस टाइप की बीमारी फैलाता है बैक्टीरिया? तो ब्लाइट फैलाता है। ब्लाइट मतलब झुलसा, जिसमें पत्तियां झुलस जाती हैं। तीसरा है हरे शैवाल। हरे शैवाल तो लाल रस्ट फैला रहा है। एक और होता है जो कि साधारण रस्ट होता है। साधारण रस्ट होता है,
वो फैलता है कवक से। लाल रस्ट हरे शैवाल से और साधारण रस्ट कवक के द्वारा फैलता है। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। अब सत्य फल क्या होता है? सत्य फल, जो फल हम कहां से उत्पादित करते हैं? अंडाशय से। अंडाशय से जो उत्पादन होगा वो होगा सत्य फल। मतलब जो फ्लावर होता है, फ्लावर की ओवरी से जो फ्रूट बनेगा वो कौन सा होगा? सत्य फल होगा। और पुष्पासन से जो फ्रूट बनेंगे वो होते हैं कूट फल। कूट फल इंग्लिश में उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, मतलब झूठे फल जो कि पुष्पासन से बनते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है सेब। और ज्यादातर फल जो होते हैं ना वो अंडाशय से बनते हैं। दलों से संबंध है अपना द्विबीजपत्री के जो कोटिलिडन होते हैं, कोटिलिडन। तो कोटिलिडन से कोई फ्रूट नहीं बनता है। फ्रूट बनता है ओवरी से या फिर पुष्पासन से। कोटिलिडन को हम खाते हैं, जैसे हम दालों के कोटिलिडन को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? ये उसी से संबंधित है, अभी हमने देखा था जो कि उसी से संबंधित है। तो निम्न में से कूट फल कौन सा है? तो कूट फल कौन सा है हमारा? सेब है, जो कि किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है। पुष्पासन कहाँ होता है? जो कि फूल का जो पुष्प डेवलप जब होता है ना, तो उसी के साथ ओवरी से जो है ना फ्रूट नहीं बनता है, पूरा पुष्पासन ही डेवलप होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसका उदाहरण क्या है? सेब है। और एक और इसके जैसा होता है, इसका छोटा भाई होता है नाशपाती। क्या होता है? नाशपाती। आम जो है वो ट्रू फ्रूट है, क्योंकि ये ओवरी से बनता है, पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन होगा और ओवरी से डेवलप होगा। दूसरा है काजू, ये भी ट्रू फ्रूट है। इसमें जो है ना सेब में खाने वाला पार्ट भी पुष्पासन ही होता है, बनता भी पुष्पासन से है। अब पुष्पासन से बना है तो खाएंगे भी हम पुष्पासन। आम में क्या खाते हैं? आम में जो है ना इसकी मध्य फल वृत्ति खाई जाती है। मध्य फल वृत्ति आम में जो खाई जाती है ना, मध्य फल वृत्ति खाई जाती है। सेब में पुष्पासन ही खाया जाता है, क्योंकि ये फ्रूट जो है ना पुष्पासन से ही बनता है। काजू में हम क्या खाते हैं? बीज को खाते हैं। काजू का जो बीज होता है ना, बीज होता है, तो काजू के बीज को हम खाते हैं। अगला है सुपारी। सुपारी में नट को हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो है ना चीड़ से प्राप्त होता है। इसमें लिखा है देवदार से। देवदार से जो है ना लकड़ी प्राप्त होती है। देवदार से लकड़ियां प्राप्त होती है। देवदार की लकड़ियां जो अधिक वर्षा वाले वन होते हैं उनमें बहुत मोटी मोटी लकड़ियां होती हैं, जो कि जलाने या फिर घर बनाने या फिर फर्नीचर बनाने के काम आती है। चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है, जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखता है। आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है अपना माइकम, तो इसका कोई यूज नहीं है। तीसरा है नेटम, इसका भी कोई यूज नहीं। अगला क्वेश्चन है अपना, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। हिंदी में क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, जिसको 2n से प्रदर्शित करते हैं। हमें अगर गुणसूत्र लिखना है, जैसे मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46, तो हम लिखेंगे 2n बराबर 46 गुणसूत्र। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना वो जंगली पौधे होते हैं, फर्न टाइप पौधे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना ये भी बहुत अधिक वर्षा वाले पौधों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें मौसल पौधे होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज्यादा लकड़ी प्राप्त नहीं होती है इनसे, और इनके पॉलिनेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये ऐसी जगह में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा छायादार हो और अधिक वर्षा हो रही हो। तो सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं
टेरिडोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? नग्न रूप मतलब इन पे सीड कोट नहीं पाया जाता है। जैसे चने के बीज पे जो कोटिलेडन होते हैं उस पे एक कवर होता है, सीड कोट होता है। इसके जो बीज होते हैं ना उस पे सीड कोट नहीं पाया जाता है। किस पे नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अपना जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो जो नग्न बीज जो होते हैं विदाउट सीड कोट वाले वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। दूसरा है अपना ऑप्शन जैसे एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म अपने आम पौधे होते हैं, साधारण पौधे होते हैं, जैसे अपने आम हुआ जो हम साधारण रूप से देखते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में आते हैं अपने पास जैसे चीड़ का पौधा होता है, चीड़, देवदार वगैरह, ये किसके एग्जाम्पल हैं? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल। एंजियोस्पर्म में प्रॉपर बीज होगा, बीज के ऊपर प्रॉपर सीड कोट पाया जाता है। जैसे आम की गुठली होती है, आम की गुठली पे एक कड़क कवर होता है, उसको बोलते हैं सीड कोट। लेकिन जिम्नोस्पर्म के बीजों पर कोई स्पेशल कवर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है अपना, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस का यूज क्या होता है? अम्लता या क्षारीयता को चेक करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। तो ये कहां से प्राप्त होता है? इसमें ऑप्शन है जीवाणु से, लाइकेन से, कवक से। जीवाणु, शैवाल, लवक और लाइकेन। इसमें जीवाणु से तो प्राप्त होगा नहीं क्योंकि ये तो बीमारियां फैलाते हैं। दूसरा है अपना शैवाल मतलब काई वगैरह, ये है फंगस। और आखिरी है अपना लाइकेन। तो अपना ऑप्शन कहाँ होगा? लाइकेन होगा। तो समुद्री लाइकेन जो होती है उससे लिटमस को प्राप्त किया जाता है, जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। लाइकेन कहाँ पाया जाता है? लाइकेन जो कवक होते हैं, तो कवक के जो सेल्स होती है ना, जो सेल्स डेवलप होते हैं उनके बीच में लाइकेन वगैरह इस टाइप की चीजें पाई जाती हैं, जिससे लिटमस को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? अब पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। कौन सी गैस लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसके साथ क्या लेंगे? जल भी लेंगे। फिर सूर्य का प्रकाश भी लेंगे। जिससे बनाएंगे क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। अब ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑप्शन है अपना वायुमंडल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। तो पौधे क्या क्या ले रहे हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, दूसरा जल ले रहे हैं और लाइट ले रहे हैं। उसके बाद फिर ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है। तो ऑक्सीजन दो जगह है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में है और एक जल में है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से प्राप्त होती है? तो वो जल से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। हमारा ऑप्शन है जल, बी नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें जल का अपघटन होता है। जल का अपघटन होगा और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी और वातावरण में चली जाएगी, जो कि मनुष्यों द्वारा ग्रहण की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? किसमें से मतलब किस अंग के द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है अपना पत्ती, पौधा है, पौधे में पत्ती है। दूसरा जड़ है, पौधे में जड़ें होती है। तीसरा ऑप्शन है अपना तना, पौधे का तना होता है। तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है, पौधे जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसके साथ जल को बाहर निकालते हैं वाष्प के रूप में, जो कि एक बहुत जरूरी बुराई है। एक बुराई है क्योंकि इसमें पानी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। पौधे जो जल लेते हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग बाष्पोत्सर्जन के रूप में वातावरण में बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जरूरी भी है निकलना, सांस लेना भी जरूरी है, जिसमें पौधे क्या करते हैं? वाष्प को बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या है? एक जरूरी बुराई है।
जरूरी बुराई है। कहाँ कहाँ से बाष्पोत्सर्जन होगा? पहला पत्तियों से भी होगा, दूसरा जड़ों के द्वारा भी होगा, तीसरा तनों के द्वारा भी होगा, और ऑप्शन हो जाएगा अपना डी नंबर, मतलब पूरे पौधे के द्वारा बाष्पोत्सर्जन किया जाता है। क्योंकि इनमें पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। इसके अलावा तने में भी छिद्र होते हैं। जड़ों के द्वारा भी गैस का परिवहन होता है और इसके द्वारा भी बाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे जल वाष्प के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट मतलब क्या है? जिसमें हम तने की कटिंग का यूज करते हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा बनाना। तो तना है, ये मान लो ये पौधा है, ये इसका तना है। तो आमतौर पर तना काट किसके प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अपना केला, दूसरा कपास, तीसरा गन्ना और चौथा लीची। तो केले में तो तना होता ही नहीं है। अच्छा, केले का जो तना होता है जो ठोस नहीं होता, केले से लकड़ी भी प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें कोई ठोस तना नहीं होता, इसका तना बहुत खुसखुसा होता है। तो केले से लकड़ी भी प्राप्त नहीं कर सकते अपन। तो केले का प्रवर्धन जो है ना वो किया जाता है सकर्स के द्वारा। केले का प्रवर्धन होता है सकर्स के द्वारा। जब केले का जो पौधा होता है ना, जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके यहाँ नीचे से सकर्स निकलने लगते हैं, तो इनके द्वारा केले का प्रवर्धन होता है। हम उखाड़ के और नया पौधा बना लेते हैं। दूसरा है अपना कपास। तो कपास को लगाने के लिए बीज का प्रयोग किया जाता है। तो कपास का प्रवर्धन हो जाएगा बीज के द्वारा। तीसरा अपना ऑप्शन है गन्ना। गन्ना लगाने के लिए हम एज इट इज गन्ने का ही उपयोग करते हैं, हम गन्ने को ही लगा देते हैं। गन्ना जो होता है वो तना ही होता है। तो इसका आंसर क्या है? गन्ना। मतलब तना काट जो है ना गन्ने के प्रवर्धन के लिए उपयोग की जाती है। चौथा ऑप्शन है अपना लीची। और लीची का जो प्रवर्धन है वो किया जाता है एयर लेयरिंग के द्वारा। एयर लेयरिंग के द्वारा। अब एयर लेयरिंग क्या होता है? एयर लेयरिंग होता है जो पौधा होता है, एयर मतलब हवा, तो हवा में लेयरिंग की जाती है, उसमें एक यहाँ पे एक बूटी बना देते हैं, वो होती है एयर लेयरिंग। तो केले का प्रवर्धन सकर्स के द्वारा, कपास का प्रवर्धन बीज के द्वारा, गन्ने का तने के द्वारा, लीची का एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। और हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गन्ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? अब भाई हड्डी कैसी होती है? हड्डी होती है, ऐसी होती है। लेकिन अपने ऑप्शन क्या है? खोखली होती है, संरंध्री होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोरस। पोरस ठोस होती है या कीलक होती है? तो खोखली तो होती नहीं पैर की हड्डी, क्योंकि पूरा लोड पैर पे होता है, तो खोखली हड्डी नहीं होती है। दूसरा है पोरस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोरस। पोरस हड्डी कैसी होती है? हड्डी के अंदर इस टाइप से दिखता है, मतलब हल्की ठोस होती है लेकिन उसमें एयर होती है। हड्डी के अंदर थोड़ा सा मांस भरा होता है जिसमें हल्के से पोर्स होते हैं, इस टाइप से। अगर हड्डी को काटोगे तो इस टाइप से दिखेगी। तो हमारा जो सही आंसर है ना वो है संरंध्री या पोरस हड्डी होती है। ठोस भी नहीं होती और कीलक भी नहीं होती और खोखली भी नहीं होती। ये होती है पोरस हड्डी जो कि पैर में पाई जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? पहली चीज तो मनुष्यों के अंदर भी पाई जाती है, जानवरों के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन टीबिया जो है, टीबिया पाई जाती हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है या मनुष्य के शरीर के किस अंग में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है खोपड़ी, टांग, भुजा और मुंह। तो खोपड़ी में टीबिया नामक हड्डी नहीं पाई जाती। दूसरा ऑप्शन है अपना टांग या पैर। तो पैर में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो पैर की जो हड्डियां हैं इस टाइप से अपना ये पैर है। तो पैर में ये वाली जो हड्डी होती है ये होती है फीमर, जो कि सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। ये हड्डी जो होती है
सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। दूसरी जो होती है यहाँ पे होती है जिसको बोलते हैं पटेला, और ये वाली जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है यहाँ पे टीबिया। टीबिया, तो जो टीबिया नामक जो हड्डी है वो पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। भुजा में भी नहीं पाई जाती और मुंह में भी नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्रवर्धन प्रतिरोपण के द्वारा किस पौधे का किया जाता है। प्रतिरोपण मतलब किसी पौधे की हम नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी लगाने के बाद उस पौधे को उखाड़ के फील्ड में लगाते हैं, तो वो होता है प्रतिरोपण। मतलब हमने नर्सरी लगाई और उस पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगाया, वो है प्रतिरोपण। तो कौन से पौधे का प्रतिरोपण किया जाता है? ऑप्शन है अपना, एक सोयाबीन, दूसरा सोरगम, तीसरा प्याज और मक्का। सोयाबीन, देखो सोयाबीन को कैसे लगाते हैं, सीधा खेत में बो देते हैं, उसको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह नहीं लगा सकते। अगर उखाड़ दिया तो पौधा सूख जाएगा, तो सोयाबीन को नहीं लगा सकते, सोरगम को भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सोरगम भी डायरेक्ट खेत में बोने वाली फसल है। तीसरा है अपना प्याज, जो कि अपना सही आंसर है। प्याज को हम एक जगह नर्सरी लगाते हैं, फिर जब नर्सरी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद उसको खेत में लाइन टू लाइन लगाया जाता है। लाइन टू लाइन प्रॉपर प्लेस पे हम लगा देते हैं। चौथा ऑप्शन है मक्का, जो कि डायरेक्ट खेत में बीज द्वारा लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो हमारे ऑप्शन है भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण और फल भित्ति। तो नारियल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? नारियल, ये है अपना नारियल। तो नारियल में हम ये अंदर वाला पार्ट खाते हैं। ऑप्शन है अपने भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण। बीजावरण तो खा नहीं सकते नारियल में, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। और फल भित्ति, फल भित्ति भी नहीं खाते। नारियल में हम क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। नारियल में क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष खाया जाता है। पूर्ण बीज को भी नहीं खाया जाता। पूर्ण बीज किस में खाया जाता है? पूर्ण बीज खाया जाता है फसलें जो होती हैं, जैसे ग्रेन वाली फसलें या दालें, इसमें हम पूर्ण बीज खाते हैं। जैसे सरसों है, तो सरसों का हम पूरा बीज उपयोग करते हैं खाने में। सरसों का पूर्ण बीज खाने में उपयोग किया जाता है। नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूणपोष, पूर्ण बीज खाया जाता है सरसों का। बीज आवरण किसका खाया जाता है? अनार का। अनार का जो बीज होता है हम उसके आवरण का उपयोग खाने में करते हैं। दूसरा है फल भित्ति। फल भित्ति किसकी खाई जाती है? फल भित्ति खाई जाती है अमरूद। अमरूद का जो पार्ट है खाने वाला वो है फल भित्ति। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है अपना, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा और वायु द्वारा। सुगंधित पौधों में किसके द्वारा होता है? परागण क्या है? एक फूल से दूसरे फूल पर एंथर को ले जाना, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। सुगंधित पौधों में किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा। हम देखते हैं कि तितलियां जाती हैं और फूलों पर जाके बैठ जाती हैं। सुगंधित पौधे जो होते हैं अच्छे खुशबूदार और सुंदर पौधे होते हैं, तो तितलियां वहां जाकर बैठ जाती हैं और फिर इस पे बैठेंगी, फिर इस पे बैठेंगी, फिर यहाँ एक और फूल लगा होगा उस पे बैठेंगी, तो उनके पैरों में या पंखों में चिपक कर एंथर एक जगह से, परागकण जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और परागण होता है, जिससे निषेचन की क्रिया होती है। तो कीटों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, कीटों के द्वारा जो पॉलिनेशन हो जाता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली।
उसके लिए जो टर्म है इम्पोर्टेंट वो है हमारी एंटोमोफिली। क्या है? एंटोमोफिली। अगर कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो हम बोलेंगे एंटोमोफिली। अगर पक्षियों के द्वारा होगा, पक्षियों के द्वारा किसमें पॉलिनेशन होता है? पक्षियों के द्वारा होता है पॉलिनेशन केले। पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है केले में, इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। पक्षियों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली बोला जाता है। अब जल के द्वारा किसमें होता है? जल के द्वारा जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जल के द्वारा होता है। जल के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। चौथा ऑप्शन है अपना वायु द्वारा। तो ज्यादातर पॉलिनेशन जो है ना कीटों द्वारा होता है सबसे ज्यादा, तो दूसरा होता है वायु द्वारा। वायु द्वारा पॉलिनेशन जब होता है ना तो फूल बहुत तेज हवा हुई, हवा से एक जगह से परागकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें कौन सा तत्व आवश्यक है? पहला ऑप्शन है अपना सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ये सभी। चौथा है ये सभी। तो पौधे का भी हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरे नंबर पे जल होता है, फिर लाइट होती है और ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो अपन ने देखा किस किस की जरूरत पड़ी, पहली कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा जल, H2O मतलब जल, तो जल इसमें ऑप्शन में नहीं लेकिन जल चाहिए। तीसरा है लाइट, लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश जो कि बहुत जरूरी चीज है। और इसमें बी ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक में। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है हरे पौधों में, और हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं क्योंकि जिंदा इंसान ही खाना बनाता है या खाता है। अगर पौधा सूख जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। आंसर जो है ना ये सभी। 19वें क्वेश्चन का आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। अब हमारा पौधा वृद्धि कर रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? हमारी हाइट नापने के लिए क्या करते हैं? इंची टेप का सीधा यूज करते हैं। लेकिन पौधे की जो तने की जो वृद्धि नापी जाती है उसमें क्या का यूज करते हैं? किस चीज का यूज किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अपना फोटोमीटर, दूसरा ऑटोमीटर, तीसरा ऑक्सेनोमीटर और रेस्पायरोमीटर। फोटोमीटर किसमें यूज किया जाता है? फोटोमीटर सबने पढ़ा होगा, गैनांक का फोटोमीटर। गैनांक का फोटोमीटर इसे बनाया था गैनांक। तो फोटोमीटर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापने के लिए। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापने के लिए फोटोमीटर का यूज किया जाता है। दूसरा है ऑटोमीटर, तो ये भी गलत है। तीसरा है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर कैसा होता है? पौधे के तने की वृद्धि को मापता है। पौधे की तने को वृद्धि को मापता है। तो अपना आंसर कौन सा है? ऑक्सेनोमीटर। और रेस्पायरोमीटर क्या करता है? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, तो रेस्पिरेशन से लिया गया है रेस्पायरोमीटर। तो ये क्या करता है? श्वास दर को मापता है।
कि सांस कितनी मात्रा में अंदर गई, फिर बाहर आई और किस दर से अंदर बाहर सांस गई। तो ओटोमीटर बाष्पोत्सर्जन को, ऑक्सीजनोमीटर तने की वृद्धि को सही रूप से मापता है। तो हमारा जो आंसर है वो है अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ये तो हो गया, इसका आंसर ऑक्सीजनोमीटर। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे लंबी हड्डी जो है ना वो होती है पैर में, ये थोड़ी सी छोटी। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है पैर में, जिसको बोला जाता है फीमर। फिर यहाँ पे होता है पटेला, यहाँ पे होता है टीबिया, और यहाँ पे जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है टार्सस। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि पहला क्वेश्चन था, छोटी हड्डी। दूसरा है फिबुला, फिबुला जो है ना ये टीबिया के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है फिबुला। फिबुला टीबिया के ऊपर वाला पार्ट जो कहलाता है फिबुला। फिर अपना ऑप्शन है टीबिया, टीबिया इधर नीचे पाई जाती है। चौथा ऑप्शन है फीमर। फीमर जो है ना मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी पाई जाती है, जो कि जांघ वाले हिस्से में पाई जाती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर, तो हमारा आंसर है फीमर। अगला क्वेश्चन क्या है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? पहला ऑप्शन है अपना निकोटिन, दूसरा ऑप्शन है टेनिन, तीसरा ऑप्शन है सोलेनिन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू छुड़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? निकोटेक्स का, निकोटेक्स टेबलेट का। तंबाकू में क्या होता है? निकोटिन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटिन होता है, जो कि बॉडी को स्टिमुलेट करता है या नशा प्रदान करता है ना। दूसरा ऑप्शन है टेनिन। टेनिन क्या होता है भाई? दूसरा ऑप्शन है टेनिन। टेनिन पाया जाता है आंवले में। टेनिन पाया जाता है आंवले में, जिसके कारण आंवले का स्वाद थोड़ा सा खट्टा कसैला होता है। तीसरा ऑप्शन है अपना सोलेनिन। सोलेनिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आलू में। सोलेनिन कब डेवलप होता है? जब आलू लगता है जमीन के अंदर, और अगर थोड़ा सा आलू बाहर आ जाए और उस पे सनलाइट अगर आ जाती है तो सोलेनिन डेवलप हो जाता है, जिससे आलू कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। आलू ग्रीन कलर का हो जाता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर ये ग्रीन वाला पार्ट इंसान खा ले तो बीमार हो जाएगा। तो टेनिन पाया जाता है आंवले में, सोलेनिन पाया जाता है आलू में। अगर धूप लगती है तो सोलेनिन डेवलप हो जाता है। और निकोटिन पाया जाता है तंबाकू, तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटिन। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी? ऑप्शन है गेहूं, मक्का, चावल और ज्वार। गेहूं, मक्का, चावल और ज्वार। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा मक्का, तीसरा चावल और ज्वार। हम लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं भारत में? कौन सी चीज खाई जाती है? गेहूं नहीं खाया जाता है। गेहूं इसीलिए सबसे पहला ऑप्शन है, और लोग गलत लगा के जाते हैं। गेहूं भारत में सबसे ज्यादा नहीं खाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में खाया जाता है चावल। गेहूं खाया जाता है केवल एमपी, यूपी, बिहार वाले क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा साउथ में, अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो चावल का यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है भारत की प्रमुख धान्य फसल है तो चावल है। और विश्व की प्रमुख धान्य फसल, विश्व की प्रमुख धान्य फसल जो है
वो है गेहूं। तो भारत में जो प्रमुख धान्य फसल वो है चावल। भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में चावल ही खाया जाता है और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी गेहूं है, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रों में चावल खाया जाता है और चावल का उत्पादन भी भारत में अच्छी मात्रा में किया जाता है। अगला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है अपना, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। दालें किस लिए खाते हैं हम दालें, हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए दालें खाई जाती है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज। दालों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन और धान्य फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और ऑयल वाली फसलों में होता है वसा, जैसे कि सरसों। सरसों में वसा ज्यादा मात्रा में होती है, सोयाबीन में वसा होती है, मूंगफली में प्रोटीन और फैट दोनों चीजें पाई जाती है। तो दालें मुख्य रूप से किसका स्रोत है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दालें किसका स्रोत है, प्रोटीन का। और जो अनाज जो अपन खाते हैं गेहूं चावल, तो वो किस चीज का स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। चावल में लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में लगभग 80% प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दालें किस काम आती हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत होती है। अगला क्वेश्चन, पपीते में प्रवर्धन होता है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, पपीते में प्रवर्धन होता है। पहले पढ़ चुके हैं हम, प्रवर्धन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, नए पौधे को कैसे लगाते हैं। तो पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन है बीज, सूक्ष्म प्रवर्धन, कटिंग और ए और बी दोनों। हमें जब भी मिलता है ए और बी दोनों तो हम यही पसंद करते हैं लगाना। हमें क्या लगाना है, ए और बी लगाना है। इसमें भी आंसर कौन सा है, ए और बी। ए तो हमें पता है, हम बीज के द्वारा पपीते को लगा लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन होता है जिसमें हम किसी भी पौधे से टिश्यू कल्चर या फिर सेल कल्चर या फिर मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू पौधा नया बनाते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन मतलब बहुत सूक्ष्म चीज ली जाती है, जिसमें हम कोई बड़े पार्ट का यूज नहीं करते, ना तो हम तने का यूज करेंगे ना किसी पत्ती का यूज करेंगे, हम एक छोटे से टिश्यू का यूज करेंगे, मतलब ऊतक का यूज करेंगे। ऊतक का उपयोग करके एक पूरा पौधा डेवलप किया जाता है, जो कि पपीते में किया जाता है। पपीते का जो व्यवसायिक प्रवर्धन होता है, व्यवसायिक प्रवर्धन, व्यवसायिक प्रवर्धन जो होगा वो होगा बीज द्वारा, क्योंकि बड़े स्तर पर सूक्ष्म प्रवर्धन हम नहीं कर सकते, ये बहुत महंगी प्रक्रिया है। सूक्ष्म प्रवर्धन साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। अब सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है भाई, सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं, ये जो है ना वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। वनस्पति विज्ञान में शाखा होती है, फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट से मतलब वनों से संबंधित है, वनों से संबंधित है। सिल्वीकल्चर में क्या होगा, पहला ऑप्शन है वन के विकास का अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं। दूसरा सिलीसिफाइड पादपों का, तीसरा कवकों का संवर्धन और शैवालों। तो सिल्वीकल्चर में जो है ना वनों के विकास के बारे में पढ़ा जाता है। सिल्वीकल्चर क्या होता है, वनों के अंदर जो पौधे होते हैं जिनसे हमें टिम्बर, लकड़ी वगैरह, ये फर्नीचर की चीजें, औषधि भी प्राप्त होती है। तो सिल्वीकल्चर जो है ना वनों के विकास से संबंधित होता है। इसमें हम पौधों को कैसे लगाना है, किस तरह से उन्हें की वृद्धि होना है। एग्रीकल्चर में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एग्री
सिल्वी कल्चर। एक नई चीज क्या है, एग्री सिल्वी कल्चर। एग्री सिल्वी कल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ वन्य पौधों का कल्चर करते हैं, मतलब उनको लगाया जाता है। सिल्वी कल्चर, सिल्वी मतलब है वनों से संबंधित। एग्री में क्या करेंगे, हम फसलों को लगाएंगे। खेत में हमने बीच में फसलों को लगा लिया और एक लाइन में हमने वन वाले पौधे जो कि हमें लकड़ी या छाया प्रदान करते हैं, औषधि प्रदान करते हैं, उनको हम लगा देते हैं। बीच में छोटे छोटे पौधे, और इसको क्या बोलते हैं, एग्री सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर जो है ना, वनों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? रक्त परिसंचरण मतलब शरीर में रक्त किस तरह से फ्लो होता है। एक तो ओपन सिस्टम होता है, मतलब बॉडी में जो रक्त जो है ना सीधा भरा रहता है, जो कि कीटों में होता है। जैसे अगर कीड़ा होगा, कोई भी इंसेक्ट होता है ना, तो उसकी बॉडी में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें किसी भी तरह की धमनियां नहीं पाई जाती। रक्त परिसंचरण तंत्र कीटों में कैसा होता है, खुला, मतलब ओपन, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। कीटों में कैसा होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और इंसानों में कैसा होता है, धमनियों और शिराओं के थ्रू रक्त जाता है, धमनियां और शिरा। धमनियां और शिरा के द्वारा रक्त पूरी बॉडी में जाता है। सारी बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी में नसों के थ्रू हृदय से यहाँ से पूरा फैल जाएगा। इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया? हमारे पास ऑप्शन है ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे और कार्नवर। तो सबसे पहला ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे और कार्नवर। हमारा जो सही आंसर है वो है हार्वे। हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया कि भाई रक्त परिसंचरण तंत्र ह्यूमन बॉडी या इंसेक्ट में किस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है ना, दाल जो है ना, अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, लेकिन ये चारों दालें ही हैं। पहला ऑप्शन इसमें है हमारा अरहर, दूसरा सोयाबीन, तीसरा मटर, चौथा चना। लेकिन इन सब से हमें प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा है अधिकतम प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? तो अरहर में हमें मिलता है लगभग 22% प्रोटीन। अरहर में कितना मिलता है? 22% प्रोटीन। सोयाबीन में कितना मिलता है? लगभग 42% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कितना होता है? 42% होता है। मटर में जो है ना, इसमें भी 22% के समथिंग प्रोटीन होता है, और चने में लगभग 25% के समथिंग प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है हमें? सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन इसके प्रोटीन को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हम सोयाबीन की दाल सीधे तौर पे नहीं खा सकते, क्योंकि इसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। अरहर हम सीधा खा सकते हैं, अरहर मतलब तुअर, तुअर को हम सीधा खा सकते हैं और इसके 22% प्रोटीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन सोयाबीन को खाकर हम इतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं ले सकते। सोयाबीन जो है ना, बंडर क्रॉप भी बोला जाता है। सोयाबीन को बंडर क्रॉप भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में तो सोयाबीन बहुत अच्छा उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं हम? सोया राज्य। मध्य प्रदेश का एक और नाम क्या है? सोया राज्य। एमपी को सोया राज्य भी
बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सोयाबीन की वजह से बोला जाता है, क्योंकि सोयाबीन जो है ना, एक तो बंडर क्रॉप भी है, इसको पीला सोना भी हम बोल देते हैं कभी कृषि में, इसको पीला सोना भी बोला जाता है। इसमें 42% प्रोटीन होता है और 20% लगभग वसा होती है, जिसका हम सोयाबीन तेल जो निकालते हैं ना, वो 20% वसा से निकालते हैं। दोनों चीजें ज्यादा है, 42% प्रोटीन है और 20% फैट भी है। तो फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सोयाबीन, जिसमें 42% प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। प्रोटीन इनमें भी होता है, लेकिन सोयाबीन से कम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है मक्का, ज्वार, मटर और चना। मक्का, ज्वार, मटर और चना। इसमें क्या है, नाइट्रोजन का क्या यूज होता है पौधों में? नाइट्रोजन से पौधों का हरे भाग में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन हम किस फॉर्म में देते हैं? यूरिया डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, जिससे पौधों को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन बिना यूरिया डाले भी एक फसल से भी दूसरी फसल को लाभ मिल सकता है, और वो मिलता है कैसे? दाल वाली फसल। अगर हम दाल वाली फसलें लगाते हैं, क्योंकि दाल वाली फसलें की जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब हम देख रहे हैं इसमें मक्का है, मक्का तो दाल वाली है ही नहीं, मक्का तो धान्य फसल है। मक्का कैसी है? धान्य फसल है। दूसरा है अपना ज्वार, ज्वार भी ऐसी है, ये दोनों दाल वाली नहीं है। तीसरी है मटर और चौथी है चना, ये दोनों फसलें दाल वाली। तो इनकी जो जड़ें हैं उसमें गठाने पाई जाएंगी, जिससे फसल को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। हम देखते हैं कि हम गेहूं में यूरिया डालते हैं, किस लिए डालते हैं? नाइट्रोजन के लिए। लेकिन हम चने में नाइट्रोजन के लिए यूरिया नहीं डालते, क्योंकि चने की जड़ों में गठाने पाई जाती है, जिससे वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको पौधे उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा है नाइट्रोजन से भरपूर, मतलब ज्यादा नाइट्रोजन। तो चना भी नाइट्रोजन देगा, लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन कौन देगा? मटर देगा। इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? मटर, जो कि हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा हृदय, तीसरा गुर्दा, चौथा दिमाग। पेस मेकर किस काम में आता है? पेस मेकर का संबंध जो है ना, वो सीधा है हृदय से। कैसे है? हृदय से। पेस मेकर जो है ना, हृदय से सीधा संबंधित है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। इसका आंसर क्या है? हृदय। फेफड़े का क्या काम है? फेफड़े तो सांस लेने में, किडनी रक्त को साफ करने, और दिमाग तो सब इन काम की जड़ है। सारा काम जो हो रहा है वो दिमाग की वजह से हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कितनी बार होता है? 72 बार होता है। कितनी बार होता है? 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय तो हम सब पीते हैं, लेकिन वानस्पतिक नाम पता नहीं है। तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम, ऑप्शन क्या है अपने पास? कैमेलिया साइनेंसिस, कॉफी अरेबिका, ट्रिटिकम एस्टिवम, साइसर एरिटिना। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। चाय आती है, चाय कैसी आती है? एक कैमल चाय आती है, कैमल चाय
आती है। तो कैमल चाय से क्या ले लिया हमने, कैमेलिया साइनेंसिस। तो चाय का जो वनस्पतिक नाम है वो है कैमेलिया साइनेंसिस। इसमें तो कॉफी दिख ही रहा है, तो ये फिर कॉफी का ही नाम होगा। तो कॉफी का जो वानस्पतिक नाम है वो है कॉफी अरेबिका। ट्रिटिकम एस्टिकम, ये भाई किस चीज का बॉटनिकल नेम, तो ये है गेहूं का बॉटनिकल। किसका, गेहूं का। आखिरी ऑप्शन है हमारा साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम किसका बॉटनिकल नेम है, वो है चना का। किसका, चना का बॉटनिकल नेम। क्वेश्चन हमारा क्या था, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, मटर पौधा क्या है। भाई पौधे होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ पौधे होते हैं झाड़िये भी होते हैं, कुछ शाखीय भी होते हैं, अलग अलग टाइप के पौधे हैं। पुष्प, पुष्प तो अलग ही है, ये तो ऑप्शन आ ही नहीं रहे, तो सीधे छोड़ दो। तो ऑप्शन है हमारा पहला है पुष्प, दूसरा शाख, तीसरा झाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो मटर किस टाइप का पौधा है, झाड़ी नुमा तो हो नहीं सकता, क्योंकि झाड़ी वो होती है जिसमें कांटे होते हैं। झाड़ी वो होती है जिसमें कांटे होते हैं। झाड़ी का यूज क्यों करते हैं हम, बॉर्डर बनाने के लिए करते हैं, ताकि और जानवर या इंसान भी बिना परमिशन ना घुस पाए। उसमें कांटे होते हैं और उसको कांटे लगता है। पौधा कैसा है हमारा मटर का पौधा, शाक वाला पौधा। मटर का पौधा कैसा है, शाकीय पौधा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी जो है ना सही है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, कोशिका के भीतर। अब मान लो ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, कोशिका में ये केंद्र है। ऑप्शन क्या है हमारे, पहला तो है अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा है गोल्जिका द्वारा, इसको हटा दो, तीसरा है मुक्त राइबोसोम द्वारा, तो चौथा है बंधित राइबोसोम द्वारा। कोशिका में जो केंद्रक होता है यहाँ पे पाए जाते हैं ईआर, अंतःप्रद्रवी जालिका, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ईआर पाए जाते हैं। और ईआर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्मूथ, दूसरा होता है खुरदुरा या रफ। रफ ईआर, स्मूथ जो होता है, स्मूथ चिकना होता है, रफ जो होगा वो रफ होगा। तो रफ ईआर जो होता है ना, उसपे कुछ डॉट डॉट इस टाइप से पाई जाती है, वो होते हैं राइबोसोम। वो क्या होते हैं, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन में क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिका है, गोल्जिका का अलग ही अंग होता है, तीसरा है मुक्त राइबोसोम द्वारा, मुक्त राइबोसोम मतलब जो यहाँ वहां घूम रहे हैं, और चौथा है बंधित राइबोसोम द्वारा, बंधित मतलब जो कि यहाँ पे चिपके होते हैं, ईआर पे चिपके होते हैं। तो जो राइबोसोम का संश्लेषण जो होता है ना, वो यहाँ पे जो आरईआर, रफ ईआर मतलब आरईआर पे चिपके होते हैं ना, उनके द्वारा होता है। तो हमारा जो आंसर जो है ना वो है बंधित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कोशिका के भीतर उपयोग किया जाता है। अब है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। भाई पौधे हैं, पानी तो लेंगे, अब नीचे से लेके ऊपर तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। अब नसें तो है नहीं, नली तो है नहीं, तो किसके द्वारा पहुंचेगा। ऑप्शन है अपने फ्लोएम, पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा है त्वचा, तीसरा है जाइलम, और चौथा है कोशिका। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा खाना भेजा जाता है, फ्लोएम के द्वारा क्या भेजा जाता है, खाना भेजा जाता है। त्वचा क्या करती है, त्वचा एक रक्षा का काम करती है, जो कि स्किन जो होती है ना, वो मतलब पूरी बॉडी को ढक के रखती है। ये तो जल का परिवहन करेगी नहीं, तो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है।
चौथा होता है कोशिका। ऑप्शन है तो कोशिका तो कोई काम की नहीं, कोशिका से ही जाइलम बनेगा। अपना ऑप्शन है जाइलम। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अब हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि पानी से डरना, पानी से इंसान कब डरता है? जब इंसान को कुत्ता काट लेता है। कुत्ता जब काटता है ना तो कौन सी बीमारी होती है? रेबीज, जो कि वायरस की वजह से होती, वायरस या विषाणु की वजह से होती है। हमारे ऑप्शन है इसमें विषाणु है, जीवाणु है, यीस्ट है और प्रोटोजोआ है। तो हमारा आंसर क्या है? विषाणु। अगर इंसान को कुत्ता काट लेता है तो रेबीज जो वायरस होता है वो इंसान के अंदर चला जाता है और हाइड्रोफोबिया जैसी बीमारी पैदा करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें टीका लगवा लेना चाहिए समय से। इसमें है जीवाणु, जीवाणु के द्वारा भी इंसानों में कई सारी बीमारियां होती है। जीवाणु के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड हो जाता है। जीवाणु के द्वारा क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। विषाणु से जो बीमारियां होती है वो बहुत ज्यादा उग्र होती है, बहुत तेज होती है। जीवाणु के द्वारा जो बीमारियां होती है ना वो धीरे धीरे असर करती है, वो धीरे धीरे ही जाती है। टाइफाइड देखा है कई बार इंसान 2-2 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहता है। तीसरा ऑप्शन अपना ईस्ट है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ना, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। अगला ऑप्शन, अगला अपना क्या है? आलू में मोजेक रोग। मोजेक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किससे होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ना। ऑप्शन में क्या है अपना? फफूंदी। फफूंदी मतलब क्या होता है? फंगस। फंगस, लाइकेन, जीवाणु और विषाणु। तो मोजेक रोग जो होता है वो होता है विषाणु के द्वारा, वो होता है विषाणु के द्वारा होता है। अब एक आलू में एक खतरनाक बीमारी होती है जो कि फंगस के द्वारा होती है, जिसके कारण अकाल पड़ा था। आयरलैंड में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। वो होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि फफूंदी या फंगस के कारण होती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी जो कि लग 1845 में आई, इससे अकाल पड़ गया था आयरलैंड पर। अकाल, इसको किस नाम से जाना जाता है? आयरिस, हिंदी में लिख देता हूं, आयरिस फेमाइन, जो कि किससे होती है? फंगस से होती है। इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला है अपना, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है, हृदय क्या करता है? हृदय जो है ना, ऑक्सीकृत जो रक्त होता है, ऑक्सीकृत रक्त को पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो हृदय क्या करता है? पूरी बॉडी को फ्लो करता है, सारी धमनियों के थ्रू पहुंचाता है। दूसरा है लीवर। लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है पाचन क्रिया में सहायता करता है। ये जो पाचक एंजाइम है वो उसके द्वारा सीक्रेशन होता है। तीसरा है अपना किडनी। किडनी क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। फेफड़े क्या करते हैं? सांस लेने का काम करते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? किडनी। सी ऑप्शन अपना सही है। किडनी क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। अगर किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है? कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण होता है।
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी अपन ने पढ़ा, क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो अपना सी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उसको डायलिसिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एजोला क्या होता है? एजोला क्या होता है? एजोला है एक जलीय फर्न है, कवक है, शैवाल है या फिर लाइकेन है। तो जलीय फर्न जो होते हैं वो पाए जाते हैं जल में। कवक जो होते हैं, कवक तो फंगस ही होता है। कवक क्या होता है? फंगस होता है, जो कि एजोला से बिल्कुल डिफरेंट है। शैवाल, शैवाल भी अलग है। लाइकेन क्या होता है? इससे लिटमस हमने पढ़ा, लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। हमारे पास क्या ऑप्शन है? जलीय फर्न, कवक, शैवाल और लाइकेन। जलीय फर्न, जलीय फर्न को ही एजोला बोला जाता है, जो कि पानी के अंदर पाई जाती हैं और कई बार दूसरे पौधों को भी सहारा प्रदान करती है। तो इससे ऑक्सीजन भी काफी मात्रा में निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक मतलब दो टाइप से उर्वरक, एक तो केमिकल हो गए, केमिकल मतलब जो कि लैब में बनाए जाते हैं, जो कि लैब में बनाए जाते हैं, तो वो हो गए केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरे होते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक, जैव मतलब जो जीवित किसी चीज से प्राप्त हो। तो जैव उर्वरक यूरिया क्या है? लैब में बनाया जाता है, तो ये तो क्या हो गया? केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, जो कि लैब में बनाया जाता है। दूसरा है एजोला, तीसरा ऑप्शन कोई और क्लोस्ट्रीडियम। तो हमारा जो आंसर क्या होगा वो होगा एजोला। एजोला क्या करता है? पानी में रहता है और वातावरण से नाइट्रोजन प्राप्त करता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। लेकिन एक ये फायदे वाला काम करता है कि फसलों को सहारा प्रदान करता है उनकी वृद्धि, जो कि उर्वरक का भी काम करता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। एजोला को किया जाता है बीजीए के साथ। किसके साथ? बीजीए के साथ, ब्लू ग्रीन एलगी के साथ एजोला को प्रयोग किया जाता है धान के खेत में, जिससे नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है तेल के बीजों का, फसलों का, घासों का और फलों का। ऑप्शन क्या है? तेल के बीजों का, फसलों का, घासों का और फलों का। फसलों का अध्ययन क्या होता है? वो तो हम एग्रीकल्चर में कर लेते हैं। घासों का अध्ययन ये है एग्रोस्टोलॉजी। हमारा आंसर जो है ना वो होगा घासों का अध्ययन। घासों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी। फलों का अध्ययन, फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है घासों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दलहन पौधे संबंधित हैं। अब दलहनी पौधे किस फैमिली से, कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि दलहनी पौधों की जो है ना फैमिली क्या होती है। ये चारों फैमिली लिखी हुई। पहला ऑप्शन है क्रूसीफेरी, दूसरा सोलेनेसी, तीसरा लेग्यूमिनेसी और चौथा ग्रेमिनी। तो लेग्यूमिनेसी जो है ना, दलहनी पौधे लेग्यूमिनोसी में आते हैं। सभी दलहनी पौधे लेग्यूमिनेसी में आते हैं। जो हम पढ़ रहे थे, चना हुआ, मूंग हुई, जिनसे हमें दालें प्राप्त होती है, वो लेग्यूमिनेसी में आते हैं। अब ये तीन फैमिली और बच रही है। ये क्या है भाई? ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो क्रूसीफेरी में जो है ना कोल क्रॉप आती है। कोल क्रॉप मतलब अपनी गोभी।
गोभी जो है ना टूसीफेरी में आती है। दूसरा सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में जो है ना सब्जियों का बहुत बड़ा ग्रुप है। सोलेनेसी में आता है अपना आलू, आलू किस ग्रुप से आता है? सोलेनेसी। इसके बाद तंबाकू जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले जिसमें निकोटिन पाया जाता है। तो काफी सारी सब्जियां सोलेनेसी ग्रुप में आती है। लेगुमिनेसी हमने पढ़ लिया, दाल वाली फसलें। ग्रेमिनी में आती है हमारी धान्य फसलें। ग्रेमिनी से जैसे गेहूं है, गेहूं कहाँ से आता है? ग्रेमिनी कुल का है। गेहूं किस ग्रुप का है? ग्रेमिनी कुल का है। और भी जो धान्य फसलें होती है ना जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, गेहूं से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, वो कहां से आती है? ग्रेमिनी कुल से आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो सबको ही पता है और सरल सा क्वेश्चन है। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? इसको तो राइट लगाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? अब पूरे शरीर में तो 206 हड्डियां होती है, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी में, जो कि खोपड़ी मतलब ये वाला पार्ट, पूरी खोपड़ी में नहीं, पूरी खोपड़ी में तो 29 हड्डियां होती है, सारी की सारी मिला के 29 हड्डियां होती है, लेकिन जो इधर की खोपड़ी होती है उसमें होती है 8 हड्डियां। कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रैफ्लेशिया, कैक्टस, कमल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है, एक ही फूल का नाम हमें दिख रहा है जो कि सबसे बड़ा होगा। कमल तो छोटा होता है, कैक्टस तो प्लांट होता है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कैक्टस कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये पौधा पाया जाता है। इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। कैक्टस ये C4 प्लांट बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं, जो कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर तो है रैफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प जो है वो कौन सा है? रैफ्लेशिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेशिया है। कैक्टस क्या है? एक मरुस्थलीय पौधा है जो कि बहुत कम पानी में अपना जीवन चला लेता है। कमल तो है ही फिर, जो कि कीचड़ में फूलता है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ये एग्रीकल्चर का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन है धान, गन्ना, ज्वार या मूंगफली। तो खैरा रोग जो होता है, खैरा रोग धान से संबंधित होता है, जिसमें पत्तियां हमें हल्की पीली दिखाई देती है। तो खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन वही है, खैरा किसके कारण होता है? खैरा रोग किसमें होता है? धान में होता है, लेकिन किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण, जीवाणु के कारण या ये सभी मिला के तो एक बीमारी पैदा नहीं करेंगे कोई भी पर्टिकुलर। ऑप्शन क्या है? विषाणु है, तो विषाणु के द्वारा नहीं होता है। दूसरा है जस्ता या जिंक। तो खैरा रोग जो है ना जिंक की कमी से होता है। अगर जमीन में जिंक की कमी होगी तो धान में हमें खैरा रोग देखने मिलेगा। जीवाणुओं के द्वारा धान में ब्लाइट वगैरह होती है। धान में जो ब्लाइट है वो जीवाणुओं के कारण हो जाती है। तो हमारा आंसर जो है वो है जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। आखिरी और 50वां क्वेश्चन है हमारा, जड़ें विकसित होती है। जड़ें कहां से विकसित होती है? ऑप्शन है तने से। तो तने से तो जड़ें डायरेक्ट निकलेंगी नहीं। जड़ों की शुरुआत, इसका मतलब क्या है? जड़ों की शुरुआत कहां से होती है बेसिकली? तो जड़ों की जो शुरुआत कहां से होती है? तने से भी नहीं होगी, पत्तियों से भी नहीं होगी, परांकुर से भी नहीं होगी, वो होगी मूलांकुर से। तो जड़ों की जो शुरुआत होती है वो होती है मूलांकुर से। परांकुर जो होता है, जैसा कि बीज है, तो यहां से ये जड़ निकलती है और यहां से पत्तियां निकलती है। ये वाला जो है ये है यहाँ पे परांकुर और ये है मूलांकुर। तो जड़ें विकसित होती है मूलांकुर। ये हुए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट।